नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया हमने और एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली देखते हुए चलेंगे। हम आपका कोई भी समय बिना बर्बाद किए हुए शुरुआत करते रहें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर पारित की बात आती है तो 26 नवंबर 1949 करेंगे। और अगर प्रभावी की बात आती है कि भारतीय संविधान कब प्रभावी हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ था यानी लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी 26 नवंबर को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। अब इसके बाद में कुछ इससे चुनिंदा बातें और भी हैं कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर साहब को हम संविधान निर्माता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या, अभी इस क्वेश्चन से थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि कभी पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। मूल संविधान में साहब 22 भाग थे। कितने भाग थे? मूल संविधान में हमारे कुल 22 भाग थे। और अनुसूची की बात आती है तो 8 अनुसूचियां थीं। और अनुच्छेद की बात आती है तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। और अब कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में भाग तो 22 हैं, अनुसूची 12 हैं और अनुच्छेद 450 से अधिक हैं। ठीक है, वर्तमान की अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो ये है मूल संविधान, जिस समय संविधान हमारा बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए, और एक अगर पूछ दिया जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा। नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसका मंत्रिमंडल देख लीजिए अंतरिम सरकार का। इसमें कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष तो आपको बता दिए। अब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास क्या क्या था? इनके पास गृह मंत्रालय था, गृह मामले, और गृह मामले के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। यानी ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। प्रसारण मंत्री, ये गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इसके बाद में बलदेव सिंह जो थे वो कौन थे? बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। इसके बाद में बलदेव सिंह के बाद में जगजीवन राम। ये जगजीवन राम जी थे श्रम मंत्री। इसके बाद में आसफ अली। आसफ अली जी कौन थे? आसफ अली थे रेलवे और परिवहन मंत्री। कौन कौन से मंत्रालय इनके पास थे? रेलवे और
परिवहन मंत्री। तो ये रहा अंतरिम सरकार का सिस्टम। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? इसमें अगर लगभग हम पूछा जाए तो लगभग में तो 1,20,000 लगा देंगे, लेकिन वैसे तो ऑप्शन चारों गलत हैं, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान में 1,17,000 और 369 शब्द हैं, इनसे बना था। मूल संविधान हमारा जो है 1,17,369 शब्दों का बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो 2 वर्ष से अधिक तो लिखा गया, 3 वर्ष से कम, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही चला जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट समय क्या है? एग्जैक्ट समय है 2 वर्ष 11 माह यानी 11 महीने और 18 दिन। इतना समय लगा था भारतीय संविधान को, सॉरी इतना जो है, हाँ समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, ठीक है। और जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, उसके बाद हम कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। तो अगर प्रारूप पर बहस की बात की जाएगी तो प्रारूप पर बहस नोट कर लीजिए, प्रारूप पर बहस बराबर कितने दिन बहस हुई थी? ये 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर, ठीक है। और निर्माण लागत कितनी थी, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। निर्माण लागत कितनी थी संविधान के? संविधान की निर्माण लागत थी 63,96,729, 63,96,729 रुपया ये लागत थी। तो ये रहा क्वेश्चन का डिटेल। अगला है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अब इनमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही जाएगा। रूप विधान में तो संघीय है, लेकिन भावना में कैसा है हमारा संविधान? एकात्मक है। साथ साथ में आपको बताते चलें कि संघीय क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। देखो एकात्मक क्या होता है? एकात्मक संविधान वो होता है जिसमें सारी शक्तियां एक ही सरकार में होती के नियंत्रण में होती हैं। और संघीय वो होता है जिसमें राज्यों का संघ होता है, राज्यों के का नियंत्रण अलग होता है और अपने अपने क्षेत्र के पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं कार्य करने के लिए। तो ये सिस्टम रहा आपका एकात्मक और संघीय का। प्रोफेसर केसी वियर ने कहा है, प्रोफेसर के सी वियर, इन्होंने बताया है कि भारतीय संविधान अर्ध संवैधानिक है। कैसा है इनके अनुसार? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। और इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर जेनिंग्स, साफ साफ लिख देते हैं भाई, डॉक्टर जेनिंग्स, इन्होंने बताया है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जहाँ पर केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, ये डॉक्टर जेनिंग्स ने बताया। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ये एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है, हमारा संविधान लिखित है। यह अनुनेय है लेकिन अनस्य भी है, अनुनेय है लेकिन अनस्य भी है। तो अनुनेय का मतलब होता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, और अनस्य का मतलब कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना या संशोधन के रूप में नहीं। संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसको बिल्कुल किसी भी चीज़ को, किसी भी भाग को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये भी सही है। यह एकल है लेकिन संघीय भी है, बिल्कुल सही बात है। ये एकल भी है और संघीय भी है। मतलब एकल का क्या हो गया कि केंद्र के जो है शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, और संघीय का मतलब राज्य जो है अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, राज्यों में विभाजित है, बिल्कुल सही। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल से इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, संविधान के द्वारा संशोधित, सॉरी संसद के द्वारा। किसको?
संसद के द्वारा और 2/3 बहुमत से इसे जो है संशोधित किया सकता है। ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? पूछ रहे हैं कि संविधान सभा का प्रस्ताव 1935 में किसने प्रस्तावित किया था? तो ये एम.एन. राय ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की, कब की? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मांग की गई और इसी संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। तो वही ऑप्शन हमारा सही जाए, एम.एन. राय। एम.एन. राय के दिमाग की ये उपज थी। उन्होंने बताया था कि भारतीय संविधान सभा की जो है सुझाव उन्होंने प्रस्ताव दिया था। उधर क्या ब्रिटिश जो सरकार थी उनमें था लिन लिथिगो। कौन था उसमें? लिन लिथिगो। लिख दे इसको, लिन लिथिगो। लिन लिथिगो जो था इसी को अगस्त प्रस्ताव और कहा जाता है। लिन लिथिगो को क्या? अगस्त प्रस्ताव। तो भारतीय ब्रिटिश सरकार जो थी उसने लिन लिथिगो या फिर अगस्त प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव, दो नाम है, लिन लिथिगो प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव, इस पर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई तो इस पर विचार नहीं किया। विचार जो नहीं किया, ये कोई निश्चित आश्वासन भी नहीं दिया। तो उसके बाद में जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 का, उसमें सर्वप्रथम भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की और इस मांग को क्रिप्स मिशन में स्वीकार भी कर लिया गया। तो आप लिखेंगे भारत संविधान सभा की जो मांग की उसको कहाँ स्वीकार किया गया? क्रिप्स मिशन में। कहाँ? क्रिप्स मिशन में भारतीय संविधान सभा का जो है मांग को स्वीकार किया गया। और उसके बाद में संविधान सभा अस्तित्व में कब आई? कैबिनेट मिशन के तहत जो है ये 1946 में अस्तित्व में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। जो अल्पसंख्यकों की उपसमिति थी संविधान सभा में, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसमें कुछ और जान लेते हैं कि H.C. मुखर्जी साहब जो थे ये और क्या थे? तो H.G. मुखर्जी साहब की बात जब भी आएगी तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल थे। कहाँ से? मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल थे। और उसके बाद में के.एम. मुंशी जी की बात अगर आती है तो ये संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। अभी हमारे पास और भी ऑप्शन बचे हुए हैं। बी पट्टाभी सीतारमैया, ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये किसके थे? संविधान सभा में हाउस कमेटी, ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे ये मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे। 6 सदस्य थे, उनमें से ये एक थे। मसौदा समिति के सदस्य थे। क्या थे? मसौदा समिति के सदस्य। अब आपसे पूछ दिया जाए कि मसौदा समिति के सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और उसके बाद में हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। और संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। चारों ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान अभी हम आपको बता चुके हैं 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और इसी में 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो ये महिला सदस्यों की संख्या थी 17। भारतीय संविधान सभा में
एक मिनट, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य, तो यहाँ पर संख्या थी 15। कितनी होगी? 15। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और इसके बाद में अगर ये पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का जो है प्रस्ताव कब पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 का दिन था। और किसने किया था ये? JL नेहरू ने। किसने? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था, पेश किया था। और संविधान सभा की पहली कार्रवाई यानी पहली बैठक कब? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये 13 दिसंबर को प्रस्ताव पास किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। ये सदस्य कब हुए थे? पहली बैठक जो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, इसमें इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगर पूछ दिया जाए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 का दिन जब आया, यानी 2 दिन बाद, 9-2-11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनको जो है स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? जो संविधान सभा है, तो ये हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। और संविधान का प्रारूप संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? ये किया था BN राव ने। किसने किया था? BN राव। BN राव ने जो है तैयार किया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। ये किसका कथन है? इस कथन के बारे में विचार कीजिए भाई। ये कथन किसका है? जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है, ये कथन किसका है? तो इस पर 4 ऑप्शन दिए हैं। BR अम्बेडकर साहब दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए हैं, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी दिए हैं, और लास्ट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी दिए हैं। तो ये जो है कथन की बात आती है, ये कथन है, ऑप्शन नंबर A चला जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का ये कथन है। इन्होंने बताया कि जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता और समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, ये कथन इन्होंने दिया था। तो वो क्या है? वो राजनीतिक प्रजातंत्र है, यानी उसको राजनीतिक प्रजातंत्र के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास की। अगर आपने प्रस्ताविका उद्देशिका पढ़ी है, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, कि अभिव्यक्ति और विश्वास का समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर की समानता का, विचार और अभिव्यक्ति की समानता का, अवसर और अभिव्यक्ति की समानता। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में हैसियत यानी प्रतिष्ठा, हैसियत मीन्स होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, ये समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, और समानता का अधिकार भारत के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में समानता का अधिकार वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो देखिए, प्रभुत्व संपन्न
प्रभुत्व संपन्न पहला है, इसको हम कहाँ सुमेलित करेंगे? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों के निर्णय का लेने का सर्वोच्च अधिकार हो। जैसे हमारी राज्य सरकार प्रभुत्व संपन्न है, हमारी केंद्र सरकार प्रभुत्व संपन्न है, तो इसको कहा जाएगा लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का पूर्ण क्षमता हो। तो ये हो गया, ठीक है, सर्वोच्च अधिकार हो। इसके बाद में प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक में क्या होता है? प्रजातांत्रिक में जो नागरिक होते हैं हमारे देश के, वो नागरिक किसी भी सारे अधिकार सभी नागरिकों को होते हैं। कोई भी राजा हो सकता है, कोई भी किसी पद पर पहुंच सकता है। तो इसका प्रजातांत्रिक का जाएगा लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, ठीक है। इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। भाईचारा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। ये हो गई आपकी मैचिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, संविधान की प्रस्तावना। और संविधान में जो प्रयुक्त है शब्दावली हम भारत के लोग, कौन शब्दावली प्रयुक्त है? हम भारत के लोग। ये शब्दावली कहाँ से ली गई है? ये शब्दावली ली गई है अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित हैं? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति, इन सारी चीज़ों की बात करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। राज्य के 1 2 3 पढ़ें। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए हुए हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व दिए हैं, उनका वर्णन कहाँ पर है? उनका वर्णन अनुच्छेद 4 में है। भाग 4, उनका वर्णन भाग 4 में है। अगर भाग 4 के बाद अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? भारत के जो संविधान में ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 कौन सा है? अनुच्छेद 40 है। यहाँ पर जो है इसी से ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, गठन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया था कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है, तो भाग 9 कौन सा है? अनुच्छेद 40। और भाग की बात कर दी जाए तो भाग 9 में ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान को बाद में जोड़ा गया? संविधान के बाद में जोड़ा गया है। ग्राम पंचायत का संगठन, गौवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह। तो यही ऑप्शन हमारा 3 सही चला जाएगा। मुफ्त कानूनी सलाह इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये बात आती है कि मुफ्त कानूनी सलाह जो दी गई है, जो जोड़ी गई है, ये कब जोड़ी गई है और किस में जोड़ी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के द्वारा जो राज्य में नीति निर्देशक तत्व जो निम्न बातें जोड़ी गई, सारी बातें हम आपको देते हैं। निम्न कौन सी बातें हैं? देखिए भाई, कौन कौन सी बातें जोड़ी गई हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का में क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह, यानी ऑप्शन नंबर 3 यही
मुफ्त, कोई भी हमारे यहाँ कानूनी सलाह जो है वो मुफ्त ले सकता है, सरकारी वकील से मुफ्त कानूनी सलाह ले सकता है। ये जोड़ा गया है 29 का में। कब जोड़ा गया? 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद में अनुच्छेद 48 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 48 में भाई क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 में क्या जोड़ा गया इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा इससे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 43 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 43 में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, 43 का और 48 भी ये का है। और इसमें जो है जोड़ा किया गया, जो प्रबंधन होता है मजदूरों की कमेटी का, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उसमें जो है मजदूरों की भी भागीदारी होना चाहिए प्रबंधन में। तो ये जो है इतनी चीज़ें जोड़ी गई। पूछ दिया जाए तो पूरे क्वेश्चन का डिटेल आपको मिल गया है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट एवं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, मतलब अच्छा सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक आधार है। इन 4 ऑप्शनों में से क्लियर करना है कि क्या है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा हमारा। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें उल्लिखित किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात करें तो साहब 39 खा अनुच्छेद में वर्णित है ये, ठीक है, इसी से उपबंधित है। और बताया गया है कि राज्य जो है अपनी नीतियों का संचालन जो करेगा उसमें स्त्री पुरुष सभी को, हमारे जो भारत के स्त्री और पुरुष हैं, समान कार्य के लिए, ऐसा नहीं है कि उसी कार्य के लिए पुरुष का वेतन अलग हो और स्त्री का वेतन अलग हो, ऐसा नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है कि स्त्री और पुरुष दोनों का वेतन समान होगा अगर कार्य समान है तो। ये वीडियो आपका समाप्त हुआ 20 क्वेश्चनों का। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।